दूसरा भाग स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में आजकल मैं आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुना रही हूँ, जिसका नाम है नायक। आइए आज सुनते हैं नायक उपन्यास का दूसरा भाग। हमारे ग्रुप में शंकर एक नंबर का बदमाश लड़का था। रोज ही नई नई शरारतें करता था। ट्यूशन पढ़ने वाले लड़कों की साइकिलों की हवा निकाल देता, साइकिलों की घंटियां खोलकर बाजार में बेच देता। उन पैसों से सिगरेट और तंबाकू खरीदता। पान खा खाकर क्लास में ही थूकता रहता। सिगरेट पीकर मुंह और नाक से धुआं निकालता। हम लोगों से बिल्कुल राजकुमार स्टाइल में कहता, देखा तुमने, धुएं के छल्ले निकालना कोई हंसी खेल नहीं है। ये हमारा अपना ही स्टाइल है, जानी। तुम लोग सिगरेट का मजा लेना क्या जानो। ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है जानी। हम लोग अवाक होकर उसकी हीरोगिरी देखते रहते। कभी भी कोई चुपके से टीचर से उसकी शिकायत भी कर देता था। उस दिन रमेश को उसने इसी बात पर पकड़ लिया। वह अक्सर रमेश को ही पकड़ता था। वह दुबला पतला जो था। वह बोला, क्यों बे, तुमने ही मेरी शिकायत की थी सर से। बड़े बाप की औलाद। रमेश बोला, जरा तमीज से बात करो। बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों तुम्हारी शिकायत करने लगा। तुम सिगरेट पियो या जुआ खेलो, मुझे क्या मतलब। जुआ जुआ मैंने कब खेला, बता तो जरा। मैं सब जानता हूँ। रामजानकी मंदिर के चबूतरे पर बैठकर तुम सब लोग जुआ खेलते हो। राम और जानकी जी का एक पुराना मंदिर शहर से हटकर बाईपास रोड पर था, बामन के तालाब के पास। वहां अधिकतर सुनसान रहता था। जुआ खेलने वाले आवारा लड़कों का वहीं जमघट लगा रहता था। अच्छा, तो तुमने ही शिकायत की है। मैंने कहा न कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे इन सब बातों से मतलब ही क्या है। तुम चाहे भाड़ में जाओ। लेकिन रमेश के मना करने पर भी शंकर माना नहीं। उसने उसे 2-4 हाथ लगा ही दिए। फिर दोनों में जमकर हाथापाई हुई। गाली गलौज भी हुई। रमेश भी डरने वाले लड़कों में नहीं था। वह दुबला पतला जरूर था पर गजब का हिम्मती था। लेकिन शंकर के सामने वह टिक नहीं पाया। उस दिन शंकर ने उसे जमकर पीट लिया। बेचारा रमेश भिना कर रह गया। उसी शाम वह मेरे पास आया। सारा किस्सा शुरू से आखिर तक सुनाकर बोला, भाई, इस शंकर का कुछ न कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। उसने आज मुझे मारा है, कल तुझे भी पीट सकता है। कुछ मतभेद रहने के बाद भी रमेश मेरा अच्छा दोस्त था। मेरा पड़ोसी भी था। मैंने कहा, मैं तो कल कॉलेज गया नहीं था। मैं होता तो देखता कि वह तुझे कैसे पीट लेता है। वह बोला, खैर कल की बात जाने दो, जो हुआ सो हुआ। पीटा तो मैंने भी उसे, कम ही सही। केवल मार ही मार तो नहीं खाई। लेकिन आगे से उसकी ऐसी हिम्मत ही ना पड़े, ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए। उस दिन बहुत सोच विचार करने के बाद हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया। दूसरे दिन क्लास में सबने देखा कि रमेश से मेरी ही किसी बात पर तू मैं होने लगी है। बात इतनी बड़ी कि नौबत गाली गलौज और मारपीट की भी आ गई। शंकर तो इसी तांक में था ही, खुश होकर बोला, खूब मारो साले को, ये है ही इसी लायक। कल मुझसे मार खा ही चुका है, फिर भी तेवर तो देखो इसके। 1.5 पसूली का है, ससुरा पर अकड़ कैसा दारासिन की तरह रहा है। तुम ही इसका बहुत पक्ष लेते थे। इसकी वजह से मुझसे भी लड़ने को तैयार रहते थे। आखिरकार तुम्हारी भी इससे लड़ाई हो ही गई। मैंने भी रमेश को एक भद्दी सी गाली दी और शंकर से बोला, जाएगा कहाँ, साला, आज छुट्टी के बाद देखेंगे इसे। शंकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस झगड़े में मैं भी तुम्हारी तरफ हूँ। इतना पीटूंगा साले को कि नानी याद आ जा आएगी। लगता है कल मार खाकर अभी इसका जी भरा नहीं है। आज से तुम मेरे दोस्त हो। उस दिन छुट्टी के बाद रमेश आगे आगे किताबें लेकर कॉलेज के पिछले गेट से अकड़ता हुआ निकला। पीछे पीछे हम लोग भी थे। खेतों के पास जाकर रमेश ने बेशर्म बेल की एक लकड़ी तोड़ ली और आगे जाकर निडर होकर खड़ा हो गया। शंकर बोला, वाह,
हिम्मत तो देखो इसकी। 2 लोगों को देखकर भी बिल्कुल नहीं डर रहा है। रोशनपुर का बदमाश समझता है खुद को। दुबला पतला है, फिर भी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जब तुम मेरे साथ हो तो डर किस बात का। इसको आज मार मार कर भूत नहीं बनाया तो मेरा भी नाम अंकित नहीं। फिर मैंने भी पास पड़ी बेशरम बेल की एक लचीली लकड़ी उठा ली। तब तक शंकर ने आगे बढ़कर रमेश का काला थाम लिया और अकड़ कर बोला, क्यों रे बच्चू, तेरी इतनी हिम्मत, खुद को रोशनपुर का दादा समझने। लेकिन वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी मैंने शंकर की पीठ पर 2-4 संटियां जड़ दी। नहीं, भूल से नहीं, जानबूझकर। यही तो हम लोगों की प्लानिंग थी कि शंकर को किसी तरह धोखे से खेतों की तरफ ले जाकर पीटेंगे। वहां उसे कोई बचाने भी नहीं आएगा। बीच सड़क पर पीटते तो भीड़ इकट्ठी हो जाती, लोग बीच बचाव करने लगते। हम लोगों के घर पर खबर पहुंच जाती। सो स्कूल में आपस में ही लड़ने का ड्रामा किया था हम दोनों ने। पीठ पर बेशरम बेल की लचीली संटियां पड़ते ही शंकर तिलमिला गया। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, यह क्या है? मुझे क्यों मारा तुमने? लेकिन इसी बीच रमेश ने भी पीछे से खींच खींच कर उसके पिछवाड़े पर 2-4 संटियां जड़ दी। वह नेकर पहने था, लचीली संटी उसके चिपक कर लगी। वह बेचारा बौखला कर रह गया। वह हतप्रभ था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि हम लोग इतने दुष्ट होंगे। वह इतना बड़ा धोखा खा जाएगा। लेकिन अब तो वह हम दोनों के बीच फंस ही गया था। मैंने जोश में आकर चिल्ला कर कहा, क्यों वे सुअर की औलाद, तू बिलावजह ही रमेश को मारता रहता है। उसे क्या तूने इतना कमजोर समझ रखा है? वह अकेला नहीं है, समझे। आज तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए ही हम लोगों ने ये नाटक किया है। बोल, आगे से कभी रमेश को मारेगा। ये कहते कहते मैंने 2 संटियां और रसीद कर दी। शंकर भिना कर बोला, देखो ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। और अंकित तुम भी इस कमीने के बहकावे में आ गए। मैंने कहा, चुप बे, अब कुत्ते के पिल्ले की तरह चिल्ला मत, नहीं तो मार मार कर आज तेरा कचूमर निकाल देंगे। बोल आगे से कभी रमेश को मारेगा। वह बोला, 2-2 लोग मिलकर शेर बन रहे हो। अगर हिम्मत है तो एक एक करके सामने आओ भूतनी के, धूल न चटा दूं तो असील बाप का बेटा नहीं हूँ। मैंने गुस्से में आकर उसे एक चांटा जड़ दिया। रमेश ने भी पीछे से 2-4 संटियां और जड़ दी। हम लोगों ने आज सोच लिया था कि बाद में जो कुछ भी होगा, देखा जाएगा। अभी ढंग से पीट लो साले को। बहुत राजकुमार के डायलॉग मारता है साला। जानी आज से सब कलाकारी भूल जाएगा। हरामजादे, कॉलेज का दादा बनता है, हमें धूल चटाएगा, हमें। मैंने गुस्से से कहा। इसके बाद हम दोनों उसके ऊपर बुरी तरह से पिल पड़े और तब तक उसे पीटते रहे जब तक उसने हम दोनों से माफी नहीं मांग ली। हम दोनों ने आपस में फिर कभी लड़ाई न करने का उससे वचन भी ले लिया। तब हमने उसे माफ कर दिया। और फिर हम लोगों की आपस में दोस्ती भी हो गई। इसी दोस्ती की खुशी में उसने हम दोनों को मौसी की दुकान से चाय पिलाई और गर्मागर्म समोसे भी खिलाए। और फिर हम लोगों से उसने कुछ झिझकते हुए एक वादा भी ले लिया कि यह मारपीट वाली बात हम लोग कॉलेज में किसी को भी नहीं बताएंगे। हम दोनों ने भी उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि अब तो किसी को कुछ भी बताने का सवाल ही नहीं उठता, अब तो हम तीनों ही दोस्त हैं। एकदम पक्के दोस्त। आज से किसी के ऊपर अगर किसी भी तरह की मुसीबत आई तो जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हर एक मुसीबत का हम तीनों मिलकर सामना करेंगे। इस बात से हम तीनों को ही बहुत हिम्मत मिली। और हम तीनों का एक मिनी गैंग तैयार हो गया। लेकिन उस दिन पिटने के बाद शंकर ने समझ लिया था कि वह कमजोर है। 2-3 आदमियों से एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। मोहल्ले और स्कूल का दादा बनने के लिए तो उसे और अधिक ताकतवर बनना पड़ेगा। उस दिन से ही वह खूब कसरत करने लगा। पागलों की तरह सुबह सुबह नेहरू पार्क में घंटों दौड़ता रहता। सरसों के तेल से अपने शरीर की मालिश करके 100 दिन बैठकें लगा जाता।
हाथ मजबूत करने के लिए जब तब दीवार पर घूंसे मारा करता। 2 ईंटों को फासले पर रखकर उसके ऊपर एक ईंट और रखकर हथेली के एक ही बार से उसे तोड़ने का अभ्यास करता। एक मोटे डंडे के दोनों ओर 4-4 ईंटें बांधकर वेट लिफ्टिंग का सामान भी उसने तैयार कर लिया था। कॉलेज के लड़के उसका ये तमाशा देखकर हंसते और सोचते कि यह शंकर को अचानक हो क्या गया है, पगला गया है साला। पर असलियत तो केवल हम दोनों को ही पता थी, और हम लोग किसी को बताने वालों में से नहीं थे, क्योंकि शंकर भी अब हम लोगों के ही गैंग का आदमी था। एक दिन शंकर अचानक मुझसे बोला, यार अंकित, इतना सब कुछ करके भी मेरा शरीर नहीं बन रहा है। थोड़ी हेल्थ बन जाए तो जरा दूसरों पर रौब पड़े। मैंने कहा, ठीक ठाक तो है, और कितना शरीर बनाएगा? पहलवानी करनी है क्या? वह बोला, नहीं यार, बस जरा सा तगड़ा हो जाता, थोड़ी मसल्स वगैरह बन जाती। इतनी कसरत करता हूँ फिर भी शरीर सॉलिड नहीं हो रहा है। मैंने कहा, तो क्या तगड़े होने के लिए केवल कसरत करना ही सब कुछ है? तो फिर पीने के लिए दूध भी तो चाहिए और खाने के लिए घी और बादाम का हलवा। दूध तो मैं पीता हूँ। कितना? सोते समय 1 गिलास पीता हूँ। कसरत वसरत करने वाले को कम से कम दिन भर में 1 किलो दूध तो पीना ही चाहिए। 1 गिलास दूध से क्या होता है? ये तो जाकर तेरी आंतों में ही चिपक जाता होगा। मैंने अपनी समझ के अनुसार उसे राय दी। फिर मैंने उसे दारासिंह की खुराक के बारे में बताया, जो कि मैंने 2-4 दिन पहले ही किसी पत्रिका में पढ़ रखी थी, जिसमें दारासिंह का इंटरव्यू छपा था। वह चुपचाप मेरी बात सुनता रहा। मेरी राय जानकर वह थोड़ा सोच में पड़ गया। वैसे उसे मेरी बात एकदम सही लगी थी। वो कुछ दिन बुझा बुझा सा रहा, एकदम खामोश खामोश सा। फिर कुछ दिन बाद वह पहले से भी अधिक खुश दिखने लगा। दरअसल उसने एक तरकीब भिड़ाकर इस सब की व्यवस्था कर ही ली। बादाम वह अपनी परचून की दुकान से चुराकर लाने लगा। बादाम ही क्यों, छुआरे, किशमिश, मुनक्के, काजू आदि जो भी उसके पल्ले पड़ जाते, मौका मिलते ही जेबों में भर कर ले आता या चुपचाप सबकी नजर बचाकर वहीं खा लेता। फिर दूध के लिए भी उसने एक नायाब तरकीब निकाली थी। यह उसकी एकदम मौलिक जुगाड़ थी। हमारे मोहल्ले में उन दिनों कई दूध वाले आते थे। वे साइकिल के करियर के दोनों तरफ बड़े बड़े डिब्बे बांधे रहते थे। उनमें से कुछ दूधी अपनी साइकिल शंकर के चबूतरे पर टिकाकर डिब्बे से बाल्टी में दूध भरकर अंदर गलियों में देने जाते थे। इस काम के लिए उन्हें थोड़ा समय तो लग ही जाता था। बस उसी समय का शंकर फायदा उठा लेता। वह गिलास लिए तैयार रहता था। दूधियों के गलियों में ओझल होते ही वो फटाफट उनके डिब्बे का ढक्कन खोलता और 2-3 गिलास दूध गटागट पी लेता। इसके लिए उसे मुश्किल से 5-10 मिनट लगते थे। आज इतने दिनों बाद सर को देखकर जैसे सभी कुछ याद आ रहा था। और सर भी भला कैसे उन दिनों की बातें भूल सकते थे। मेरे मन में आया भी कि सर से एक बार पूछूं कि विष्णु अब कहाँ है। नूतन तो विष्णु के साथ शादी करके बहुत खुश होगी। आज वे दोनों किसी बड़े से शहर में आराम की जिंदगी जी रहे होंगे। और शंकर की याद तो होगी न उन्हें। पर एकाएक ये सब बातें मुझे यूं अचानक उनसे पूछना भला नहीं जान पड़ा। पर उस दिन सर से मिलकर रोशनपुर से जुड़ी वे पुरानी यादें एकाएक जीवंत हो उठी थीं। इसलिए जब मुझे इतने सालों के बाद एकाएक शंकर का पत्र मिला तो मैं खुद को रोशनपुर जाने से रोक नहीं पाया था। उन दिनों विष्णु हमारे क्लास का सबसे होशियार लड़का हुआ करता था। एकदम से जीनियस। प्रकाश नारायण सर भी उसको खूब मानते थे। उससे ट्यूशन पढ़ाने के पैसे भी नहीं लेते थे। उन्होंने शायद स्कूल में भी उसकी फीस माफ करवा रखी थी। जब विष्णु मात्र 5 साल का था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसकी माँ ने ही उसे किसी तरह औरों के यहाँ काम कर कर के पाला पोसा था। बेचारी विधवा का वही तो एकमात्र आसरा था। विष्णु भी चाहता था कि जल्दी से जल्दी वह पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाए कि अपनी माँ का सहारा बने। इसलिए वह खूब डटकर मेहनत करता, पढ़ाई में रात दिन एक किए रहता।
उसका दिमाग भी काफी तेज था। एक बार वह जो कुछ भी मन लगाकर पढ़ लेता उसे याद हो जाता था। हर क्लास में वही टॉप करता। सर कहते, वाह रे विष्णु, वाह, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। देखना एक दिन तुम इस कॉलेज का ही नहीं, इस शहर और देश का भी नाम रोशन करोगे। मुझे तुम पर नाज होता है, विष्णु। तुम जैसे शिष्य पर ही तो गुरुजनों को अभिमान होता है। सुनकर विष्णु खुशी से फूला नहीं समाता। झट से सर के पैर छूकर कहता, सब आपका ही आशीर्वाद है, सर। सर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते, खुश रहो, बेटा। भगवान तुम्हारा कल्याण करें। जीवन में खूब तरक्की करो। कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। मैं नहीं चाहता कि आर्थिक तंगी के कारण तुम्हारी पढ़ाई में कोई व्यवधान आए। विष्णु विनीत बना उनके सामने सिर झुकाए खड़ा रहता। तब हम लोग हाई स्कूल में आए ही थे। हम सभी लोग साइंस के स्टूडेंट थे। हाई स्कूल की इतनी मोटी मोटी किताबें देखकर हम लोगों के होश फाख्ता हो रहे थे। क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अचानक सर पूछने लगते, अच्छा बताओ तो सोडियम का टुकड़ा जब जल में डाला जाता है तो क्या रासायनिक क्रिया होती है? सारे क्लास को जैसे सांप सूंघ जाता। हम सब लोग उल्लुओं की तरह एक दूसरे का मुंह देखने लगते। कोई भी लड़का बताने के लिए खड़ा नहीं होता कि सोडियम का टुकड़ा जब जल में डाला जाता है तो क्या होता है। सर कहते, अच्छा तो तुम बताओ, रमेश। चलो बताओ। रमेश अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। वो कुछ बताने की कोशिश करता तो मारे घबराहट के हकलाने लगता। उसे जो कुछ पता होता वह भी भूल जाता। बस बेवकूफों की तरह चुपचाप खड़ा रहता। शंकर तब भी शरारत करने से नहीं चूकता। कागज का गोला बनाकर पीछे से उसके ऊपर फेंकता रहता। पर रमेश बेचारा टीचर के डर से कुछ बोल नहीं पाता। हैरान परेशान सा खामोश खड़ा रहता। फिर सर मुझसे पूछते, चलो तुम ही बताओ अंकित, तुम तो इन सब आवारा लड़कों के लीडर हो। सुना है तुमने एक गैंग बना रखा है। मैं कहता, नहीं तो सर। सर कहते, अरे हमें सब मालूम है, गुरु। तुम सब आवारा लड़कों की एक एक हरकत की खबर मेरे पास पहुंचती रहती है। तुम्हारे पिताजी तो जिला अस्पताल में सीनियर फिजिशियन हैं। भाई जरा उनका ही ख्याल कर लिया करो। बेचारे डॉक्टर साहब कितने भले आदमी हैं। उनकी तरह तुम भी डॉक्टर बनने की सोचो। इन आवारा लड़कों के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। चलो चलो बताओ तो कि सोडियम का टुकड़ा जब जल में डाला जाता है तो क्या रासायनिक क्रिया होती है। मैं भी खड़ी होकर बगले झांकने लगता। मैं ही पढ़ाई लिखाई में कौन सा बड़ा तीसमारखा था। पढ़ने में अगर इतना होशियार ही होता तो क्या दिन भर इन आवारा लड़कों के साथ शहर भर में घूमता फिरता। मैं ही क्यों, शंकर, प्रकाश, रमेश, पंकज, परेश, स्वदेश आदि कोई भी इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक नहीं दे पाता। सब लोग मुंह नीचा किए चुपचाप बैठे रहते या फिर कनखियों से एक दूसरे को देखकर बेशर्मी से मुस्कुराते रहते। शर्म कैसी, जब हम सब एक से ही थे। हमाम में जब सभी नंगे हों तो भला कपड़ों की चिंता किसे रहती है। उन दिनों यही हाल हम लोगों का भी था। तब अंत में सर कहते, अच्छा तो विष्णु बेटा अब तुम ही बताओ। ये सब तो डफर हैं, निरे गधे। इन्हें तो पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। बस तफरीह करने के लिए कॉलेज चले आते हैं। हम अध्यापकों पर एहसान करने के लिए। विष्णु पूरे आत्मविश्वास से खड़ा होकर सबका सब बता देता। एकदम बिल्कुल सही सही। वह कहता, सर, सोडियम का टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हम सब लोग अवाक होकर उसकी तरफ देखते रहते। वाह, कैसा ब्रिलियंट लड़का है। सर भी उसका उत्तर सुनकर जैसे निहाल हो जाते। संतुष्ट होकर उसको शाबाशी देते हुए हम सबसे कहते, देखो बेवकूफों, एक ये भी तो लड़का है। सारा की सारा एकदम सही बतलाया इसने। इसे मैं अलग से तो पढ़ा कर नहीं आता हूँ। तुम लोगों के तो दिमाग में एकदम गोबर भरा है, गोबर। समझे न तुम लोग। गैंग बनाकर घूमोगे तो और होगा भी क्या।
फिर उस पूरे पीरियड हम लोग मुर्गा बने रहते और एक दूसरे की तरफ देखकर बेशर्मी से मुस्कराते रहते। इस विष्णु के मारे ही हमें ये सब जलालत झेलनी पड़ती थी। उस दिन वाकई हमें इस विष्णु से जलन सी होने लगती। इसका इतना होशियार होना हम लोगों को खलने लगता। अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती है। विष्णु के सामने हमें मुर्गा बनना पड़ता। ये तो हम लोगों के लिए चल्लू भर पानी में डूब मरने की बात थी। उस दिन न जाने क्यों हम लोग अपने आप पर शर्मिंदा हो उठते। हमाम में ये जो एक कपड़े पहने घुस आया था ना, उस दिन शर्म के मारे हम लोग विष्णु के सामने सिर ही नहीं उठा पाते। इतनी बेइज्जती लगती कि आंखों से आंसू निकलने लगते। मन ही मन हम लोग भी प्रतिज्ञा करते कि आगे से मन लगा कर पढ़ेंगे और इस साले विष्णु के बच्चे को भी दिखा देंगे कि हम भी कुछ कम नहीं हैं। पतंगबाजी करना, गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना और इधर उधर जाकर अड्डेबाजी करना भी छोड़ देंगे। फिर कुछ दिन तक हम लोग सुबह सुबह उठते भी, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू भी करते। लेकिन अंत तक ये सब कुछ चल नहीं पाता। पढ़ाई लिखाई में विष्णु का मुकाबला हम लोग कभी भी नहीं कर पाए। हर क्लास में वही हमारा आदर्श रहा। अगर वही विष्णु एक दिन ऐसा कांड न कर बैठता तो शायद आज भी वही हम रोशनपुर के लड़कों का आदर्श होता। हम लोग तो सदा ही उसे अपना नायक मानते थे। कहते हैं कि बचपन एकदम कच्ची मिट्टी सा होता है। उसे ठोक पीट कर जिस तरह गढ़ दिया जाता है फिर अंत तक वह उसी प्रकार रहता है। तभी तो हम लोग बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उन्हें महापुरुषों की कहानियां सुनाते हैं। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि चोरी करना बुरी आदत है, झूठ बोलना गंदी बात है। बचपन में ही तो बच्चों के दिमाग में अच्छे बीज रोप देने से ही तो वह एक दिन अच्छा इंसान बन पाता है। उन दिनों तो सब लोग यही कहते, देखो विष्णु कितना अच्छा लड़का है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है, बड़े बूढ़ों और गुरुजनों का कितना मान सम्मान करता है। आज तक किसी ने उसे लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा था। सभी अध्यापक उसे बहुत मानते थे, प्यार करते थे। कहते, विष्णु जैसे लड़के ही तो अंत में कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। और कॉलेज का ही क्यों, ऐसे ही लड़के अपने शहर और देश का भी नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही होशियार लड़कों को सरकार छात्रवृत्ति देती है, पढ़ने के लिए विदेश भी भेजती है। ये ही लड़के तो देश के भाग्य विधाता होते हैं। हम लोग कभी भी बड़ी उत्सुकता से उससे पूछते, देखो विष्णु, बिल्कुल सही सही बताना कि तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो, सारी रात जाग कर पढ़ते हो। विष्णु कहता, नहीं तो केवल 4 घंटे ही तो पढ़ पाता हूँ। केवल 4 घंटे सुनकर हम लोग हैरान रह जाते थे। हम लोग तो 6-6 घंटे पढ़कर भी कभी विष्णु की बराबरी नहीं कर पाते थे। हमें तो हर अध्यापक हमेशा नालायक ही सिद्ध करने पर तुला रहता था। स्कूल कॉलेज में न तो हमें कभी कोई इज्जत मिली न ही कोई पुरस्कार। बस किसी तरह घिसट घिसट कर एक एक क्लास आगे बढ़ते गए। वाह, ये भी कोई सम्मान की बात थी। उस दिन विष्णु हम लोगों को इतना हैरान देखकर बोला, हाँ, बाकी समय मुझे ट्यूशनें भी तो पढ़ानी पड़ती हैं। ट्यूशनें? वह क्यों, विष्णु? हम लोगों को उसकी बात सुनकर और भी हैरानी हुई। लो, विष्णु ट्यूशनें भी पढ़ाता है। ये बात तो हम लोगों को मालूम ही नहीं थी। हाँ, मुझे कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशनें भी पढ़ाना पड़ता है। ट्यूशन न पढ़ाऊं तो भला मेरा काम कैसे चले? घर गृहस्थी का खर्चा भी तो इतना है, महंगाई भी तो लगातार बढ़ती जा रही है। माँ आखिर कितना काम करें? उनका हाथ बटाने के लिए मैंने भी कुछ ट्यूशनें पढ़ानी शुरू कर दी हैं। तुम लोगों की तरह पिता का साया तो मेरे ऊपर है नहीं। कहते कहते विष्णु बेहद उदास हो जाता। ऐसा लगता कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तब सचमुच हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा। हम लोगों ने उससे पूछा, इससे तो तेरी पढ़ाई का बड़ा हर्ज होता होगा ना, विष्णु? फिर तुझे अपनी पढ़ाई के लिए अधिक समय कहाँ मिल पाता होगा? तुझे तो इस साल भी टॉप करना है, विष्णु। विष्णु ने कहा, क्यों,
4 घंटे मन लगाकर पढ़ना भी क्या कम होता है। लेकिन हम लोग तो 8-8 घंटे पढ़कर भी कभी बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। हमें तो जब तब क्लास में मुर्गा भी बनना पड़ता है। मैथ और फिजिक्स के सवाल तो हमारी खोपड़ी में आसानी से घुसते ही नहीं हैं। नहीं, इतना पढ़ने की भी क्या जरूरत है। दरअसल पढ़ने से अधिक आदमी को मनन करना चाहिए। विष्णु ने जैसे उस दिन एक नई बात बताई, एकदम रहस्य की बात, किसी पहुंचे हुए साधु संत जैसी बात। मनन, मनन क्या? हम में से कई लोगों ने पूछा। यह मनन किस चिड़िया का नाम है? हम में से कोई नहीं जानता था। ये पढ़ने लिखने की क्या कोई चमत्कारिक विधि है या कोई मंत्र? ये भी हम में से कोई नहीं जानता था। हमारी बात सुनकर विष्णु हंस दिया। मनन का मतलब है कि याद किए हुए विषय को मन ही मन में तब तक दोहराते रहना जब तक कि वह तुम्हारे मन में न बैठ जाए। याद की हुई चीज का विश्लेषण करना कि वह ढंग से याद हुई या नहीं। पढ़ने के बाद हर एक चीज पर विचार करना चाहिए। हर विषय की गहराई तक जाना चाहिए। केवल रट लेने से कुछ भी नहीं होता है। एक बार यदि कोई बात मन में जमकर बैठ गई तो फिर वो जिंदगी भर कभी भूलती नहीं है। इसी को मनन कहते हैं। उसकी बातें सुनकर हम सब हैरान रह जाते। हम हतप्रभ होकर विष्णु की सारी बातें सुनते। वाह रे, यह अपना विष्णु तो बहुत ही गुरु घंटाल है। कैसे साधु संतों की तरह उपदेश देता है। विष्णु इतना अधिक बुद्धिमान है, ये बात उसी दिन हम लोग ठीक तरह से समझ पाए थे। एकाएक मैंने उससे पूछा, अच्छा विष्णु, तुम तो बहुत होशियार हो, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? इंजीनियर, डॉक्टर। विष्णु कहता, धत, डॉक्टर इंजीनियर बनना क्या बड़ी बात है। ये सब तो बहुत ही मामूली चीजें हैं। मामूली चीजें। विष्णु की बातें सुनकर हम सब लोगों को बहुत हैरानी हुई। अपने बच्चों को यही सब बनाने के लिए ही तो हर एक माँ बाप सपने देखता है। लेकिन अपने विष्णु को ये सब मामूली बातें लगती थीं। उसकी बातें सुनकर हम सबको घोर आश्चर्य हुआ। हम में से ही कोई पूछ बैठा, फिर तुम क्या बनोगे विष्णु? एक्टर या राजनेता? इससे भी बड़ी चीजें हैं। वह क्या? हम लोगों को उत्सुकता होती। वैज्ञानिक बनना। वैज्ञानिक बनकर किसी नई चीज की खोज करना, जिससे मानव समाज का कल्याण हो। देखो न्यूटन, आइंस्टीन आदि वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी बड़ी खोजें की और हमेशा के लिए अमर हो गए। आईएएस अफसर बनकर अपने देश की सेवा करना भी बड़ा काम है। डीएम बनकर सारे जिले की जिम्मेदारी संभालना भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन भाई इससे भी बड़ी एक चीज है, कहकर विष्णु एकाएक गंभीर हो गया। हम लोग दम साधे उसकी बातें सुन रहे थे। उसका एकाएक यूं रुक जाना हम लोगों को खल गया था। मैंने ही पूछा, वह क्या विष्णु? बताओ न। वह बोला, सबसे बड़ी चीज है आदमी का जीवन भर इंसान बने रहना। रुपए पैसे आ जाने पर अपने मार्ग से भटक न जाना। जिस आदमी में इंसानियत नहीं वह आदमी तो निरा जानवर है। उसकी बातें सुनकर हम लोग और भी हैरान रह गए। वाह रे विष्णु, वाह! अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। कितना बोझ है इस बेचारे पर। घर का खर्च चलाने के लिए ट्यूशनें तक करनी पड़ती हैं। बेचारे को पढ़ने के लिए समय ही कहाँ मिलता होगा। देखो तो इतनी कठिनाइयां सहते हुए भी अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। हम लोग तो पढ़ाई लिखाई में कभी भी उसका मुकाबला कर ही नहीं पाए। हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ही क्या थी, भरपेट खाना और दिन भर इधर उधर मटरगश्ती करते फिरना। मन हुआ तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेना और रात होते ही घोड़े बेच कर सो जाना। हमारे अध्यापक सचमुच ठीक ही कहते थे, हम लोग सचमुच ही गधे थे। पढ़ाई लिखाई में एकदम निकम्मे। इसमें बुरा मानने की जरा सी भी बात नहीं थी। अगर पढ़ाई लिखाई में इतने खराब न होते तो क्यों क्लास में रोज रोज मुर्गा बनना पड़ता। हम लोग वाकई बड़े ढीठ थे। क्लास में इतना अपमान सहकर भी सिर उठाए गर्व से घूमा करते थे। शरारतें करने से बाज ही नहीं आते थे। लेकिन उस दिन विष्णु की बातें सुनकर हमको उससे सहानुभूति हो आई थी। खुद पर आत्मग्लानि भी हुई।
पर कुछ ऐसे भी लड़के थे जो उससे ईर्ष्या करने लगे। हर एक व्यक्ति भला एक जैसा सोच सकता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर इस दुनिया में इतना झंझट ही क्यों होता। खैर, ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं। जब हम लोग जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत समझाने बूझने लगे थे, सारी घटनाएं एक एक करके घटित हुई थीं। उन्हें अगर सिलसिलेवार न बताई जाएं तो आप सब लोग मेरी बात को ढंग से समझ ही कहाँ पाएंगे। फिर आपको मेरी यह कहानी पढ़ने में दिलचस्पी ही क्यों रहेगी। भवानी कूचा में आज भी वह 2 मंजिला मकान स्थित है। उसकी हर एक मंजिल पर आज भी 5-5 कमरे सही सलामत हैं। उस समय उसकी ऊपर वाली मंजिल पर उस मकान का मालिक राजन गंगवार सपरिवार खुद रहता था। मकान के नीचे की मंजिल के 3 कमरे उसने किराए पर उठा दिए थे। किराएदार थे दयानंद इंटर कॉलेज के प्राध्यापक प्रकाश नारायण। बहुत पहले जब सन 1956 में प्रकाश नारायण इस रोशनपुर शहर के दयानंद इंटर कॉलेज में नौकरी करने आए थे, तब उन्होंने यह मकान किराए पर लिया था। किराया था मात्र 20 रुपए महीना। तब सस्ते का जमाना था। हर एक वस्तु सस्ती थी। गेहूं 1 रुपए के 5 सेर मिल जाते थे। घी 4 रुपए सेर था। सोना 150 रुपए तोला था। तब लड़की की शादी 3-4 हजार रुपयों में मजे से हो जाती थी। लेकिन तब वेतन भी तो बहुत कम था। इंटर कॉलेज के अध्यापक तक की नौकरी उस समय बहुत गिरी पड़ी समझी जाती थी। जब प्रकाश नारायण इस दयानंद इंटर कॉलेज में पढ़ाने आए थे, उस समय उन्हें केवल 100 रुपए महीना वेतन मिला करता था। फिर कुछ दिनों बाद वेतन बढ़कर 150 रुपए महीना हो गया। धीरे धीरे करके रोशनपुर की आबादी बढ़ती गई। जहां पहले गेहूं, सरसों, मक्के, गन्ने आदि के खेत लहलहाते थे, वहां थोड़े बहुत मकान बनना शुरू हुए। फिर एक दिन बस्ती ही बस्ती नजर आने लगी। रुपयों की कीमत धीरे धीरे घटती गई। हर एक वस्तु के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक दिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग कहने लगे, ओह बाप रे, कितनी कमरतोड़ महंगाई बढ़ रही है। ईमानदार और शरीफ आदमी का तो इस युग में जीना ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो भला क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में आ पाएगी। बेचारे गरीब लोग क्या खाकर जिंदा रहेंगे। सभी कुछ तो महंगा होता जा रहा है। एक सज्जन रोज रोज दुकानदार से घी के कनस्तर के दाम पूछ जाते। घी ही क्यों, अन्य चीजों के दाम भी, गेहूं के, चावल के, दाल के, चीनी के, घड़ी के, सोने के, चांदी के, स्कूटर के, और न जाने किस किस के दाम भी वे पूछते रहते। हर दिन दाम बढ़ते ही जाते। दुकानदार कहता, परेशान क्यों होते हैं बाबूजी, आपको क्या मैं जानता नहीं हूँ। ले लीजिएगा जितना लेना हो, आपसे ठीक ठाक दाम ले लूंगा। मेरा लड़का तो आपके यहाँ ही ट्यूशन पढ़ता है, आपसे भी भला क्या अधिक पैसे लूंगा। गुरुजनों से अधिक पैसे लेकर क्या मुझे नरक में जाना है। वे सज्जन कहते, दरअसल मेरी लड़की की शादी होने वाली है, इसीलिए जरा पूछताछ कर रहा था। सारा बजट बनाना पड़ेगा ना। बेचारों के 3-3 लड़कियां थीं। बड़ी लड़की शादी लायक हो रही थी। सुयोग्य वर की खोज में लगे थे, लेकिन वर मिलने से पहले ही जरा शादी का बजट बना लेना चाहते थे। पर वे बार बार बजट बनाते और बार बार चीजें महंगी होती जाती। वे कभी भी वे बड़बड़ाने लगते हैं, भगवान, इतनी महंगाई, देखना इस बार कांग्रेस जीतेगी नहीं। अंधेर कर रखा है भाई इस कांग्रेस सरकार ने। दुकानदार कहता, ओह, तो बिटिया रानी की शादी है, इसी सहालग में करेंगे ना। आप लिस्ट पकड़ा दीजिएगा, सब सामान घर पहुंच जाएगा जी। एकदम वाजिब दाम लगाएंगे, बिल्कुल थोक रेट। सामान में कोई भी कमी निकल आए तो सारा की सारा सामान फ्री छोड़ देंगे। बस आप हुक्म कीजिए मास्टर साहब। वे सज्जन कहते, हाँ हाँ बताऊंगा हीरालाल जी, जरा शादी की डेट तो फिक्स होने दीजिए। वे चलने को होते तो दुकानदार कहता, जरा मेरे लड़के का भी ख्याल रखिएगा मास्टर साहब, आपके यहाँ ही ट्यूशन पढ़ता है, आपकी कृपा हो जाएगी तो कुछ पढ़ लिख जाएगा। वे कहते,
हाँ, हाँ, क्यों नहीं, आपका लड़का तो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है। मेहनत करेगा तो इस साल अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। दुकानदार अभी उनसे और भी बहुत कुछ कहता पर वे वहां से निकल भागते और फिर कई दिनों तक उस तरफ जाते ही नहीं। हर एक वस्तु के दाम सुन सुन कर उनका सिर चकराने लगता था। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, दाल, चावल, गेहूं, सोना, चांदी आदि के दाम बढ़ रहे थे, उसी तरह से जमीन के दाम भी बढ़ने लगे थे। मकान का किराया भी साल दर साल बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतने सालों बाद भी प्रकाश नारायण मकान का किराया मात्र 20 रुपए ही दे रहे थे। कई बार मकान मालिक ने उनसे किराया बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया। बोले, ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है जो तुम किराया बढ़ा सको। इसी बात को लेकर उनका कई बार मकान मालिक से झगड़ा भी हो चुका था। हम लोगों ने भी सर का ही पक्ष लिया था। शंकर बोला, सर, आप यह मकान बिल्कुल मत छोड़िएगा, देखेंगे साला कैसे खाली करवा लेता है। आप किराया हरगिज मत बढ़ाइएगा। सर बोले, लेकिन वह तो धमकी दे रहा है। अगर उसने गुंडों वुंडों को मेरे पीछे लगवा दिया या मेरा सारा सामान ही घर से बाहर निकलवा कर फिंकवा दिया तो भला मैं शरीफ आदमी क्या कर लूंगा। अकेला आदमी जो ठहरा, यहाँ तो परदेशी ही हूँ। शंकर बोला, सर, उसकी ऐसी मजाल कहाँ कि मेरे होते हुए वह आपको हाथ भी लगा जाए। रोशनपुर का दादा है क्या? फिर आप अकेले कहाँ हैं, सर? हम सब लोग भी तो आपके साथ हैं। सर बोले, वो तो है ही। तुम सब लोगों का सचमुच बड़ा आसरा है भाई। लेकिन फिर भी, मुझसे बिना पूछे उससे लड़ाई झगड़ा मत कर बैठना। क्या फायदा कि फिर बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरें। हम तो चाहते हैं भाई की लड़ाई झगड़ा किए बिना ही काम चल जाए। मारपीट करने से क्या फायदा? यह कोई शरीफों का काम थोड़े ही है। बस उसके मन में किसी तरह थोड़ा सा भय बैठ जाए, यही बहुत है। हम लोगों ने कहा, सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसा आप चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। साले के मन में इतना डर बिठा देंगे कि आपसे आंख मिलाकर बात करने तक की हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी। मकान खाली करवाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। सर बोले, हाँ भाई, मैं भी तो यही चाहता हूँ। भय बिन होए न प्रीति, समझे? शंकर बोला, हाँ, समझ गए, सर। फिर हम लोगों ने ऐसा ही किया। सर के मकान मालिक को एक दिन सड़क पर सरे बाजार इस तरह से समझा दिया कि उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। बीच सड़क पर हम लोगों ने उसके चपत्ते मारी, केवल चपत्ते। फिर उसे प्यार से समझाया भी, देख साले, सर को आराम से रहने दे और खुद भी आराम से रह। वे बेचारे बहुत सीधे साधे आदमी हैं। 3-3 लड़कियां हैं उनके। परदेश में शराफ्त से रह रहे हैं तो तुम उनको बेकार में ही परेशान किए जा रहे हो। उन्हें अकेला समझ रखा है क्या? बीच रास्ते में इस तरह अपमानित होने से राजन गंगवार एकदम से बौखला गया। खिसियाकर बोला, परेशान मैं कर रहा हूँ कि वे मुझे कर रहे हैं। एक तो मेरा मकान खाली नहीं कर रहे हैं, ऊपर से तुम लोगों को भड़का रहे हैं। उनकी गुंडागर्दी है क्या? शंकर बोला, तब तुमने किराए पर मकान उठाया ही क्यों था? वह बोला, वाह, ये भी कोई बात हुई। मेरी इच्छा थी तब उठाया था, अब मुझे मकान की जरूरत है, इसलिए खाली करवा रहे हैं। मैंने कोई उनका जिंदगी भर का ठेका ले रखा है। और तुम होते कौन हो हम लोगों के बीच में बोलने वाले? वे क्या तुम्हारे बाप लगते हैं? पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो सारी दादागिरी भूल जाओगे। इतना सुनते ही शंकर तो गुस्से से आग बबूला हो गया। राजन गंगवार का काला पकड़ते हुए बोला, पुलिस में रिपोर्ट करेगा? साले, अभी यही डंडा ठूंस दूंगा। पुलिस की धमकी देता है मुझे। चल, अभी थाने चल। चल, कर मेरी शिकायत। FIR लिखा मेरी। आ चल, प्यार से समझा रहा हूँ तो मान ही नहीं रहा है हरामजादा। ये चाकू लेकर मुझे धमकाने आया है तू? कहते हुए शंकर ने अपनी गोद से चाकू निकालकर उसकी कोट की जेब में रख दिया और उसे थाने की तरफ धकियाने लगा।
हम सब भी इस बात की गवाही देने के लिए उसके साथ थे। बेचारे राजन गंगवार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो तो खुद ही फंसा जा रहा था। उसकी समझ में आ गया था कि इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है। कॉलेज के लौंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें आगे पीछे की क्या चिंता। वह बेचारा हकलाकर माफी मांगने लगा। शंकर बोला, ठीक है गंगवार, जाओ माफ किया, लेकिन इतना याद रखना अगर आगे से तुमने कोई भी खुराफात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम्हारी लड़की बेला है न, वही छम्मा कच्छलो, जो खूब मटका मटक कर कॉलेज जाती है, उसका घर से निकलना दूभर कर दूंगा। साली सारी उम्र घर में बैठी रहेगी। राजन गंगवार इतना अपमानित अपने जीवन में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसने प्रकाश नारायण सर को धमकाना तो क्या, उनसे किराया तक लेना बंद कर दिया और बाईपास पर एक प्लाट खरीद लिया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि समय आने पर वह यह मकान किसी ऐसे दबंग आदमी को बेचेगा जो इस मास्टर को जूते मार मार कर इस घर से निकाल बाहर करे। इस हरामी के लिए चाहे उसे इस मकान को मिट्टी के मोल ही क्यों न बेचना पड़े। खैर, ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं, अभी बताने से फायदा भी क्या। प्रकाश नारायण सर जब इस मकान में सन 1956 में नए नए आए थे तब उनकी उम्र केवल 26 साल की थी। उस समय उनके अपने मकान मालिक से बहुत ही मधुर संबंध थे। राजन गंगवार ने कहा भी था, मास्टर साहब, आप परदेशी हैं पर कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। हम सब लोग भी तो आपके अपने ही हैं। और फिर जिससे दिल जुड़ जाए वही अपना। आप यहाँ आराम से रहिए, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय प्रकाश नारायण सर की नई नई शादी हुई थी। अपनी नई नवेली पत्नी तारा को लेकर वह इस मकान में आकर बसे थे। उनकी तीनों बेटियां नूतन, ममता और सुनीता तो इसी राजन गंगवार के मकान में ही पैदा हुई थीं। परदेश में एक अजनबी आदमी से इस तरह अपनत्व पाकर वे निहाल हो गए। उन्हें जैसे बहुत राहत सी मिली। उस समय उनका वेतन बहुत ही कम था, केवल 100 रुपए। लेकिन वह इतने ही वेतन में अपनी पत्नी के साथ मस्त रहते थे। तब सस्ते का जमाना था, इतने कम रुपयों में भी उनका काम मजे से चल जाता था। इसी तरह समय बीतता गया। उनकी बड़ी बेटी नूतन का जन्म हुआ। तब उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी। तब तक वेतन बढ़कर 150 रुपए हो गया था, पर अब उन्हें ये बहुत कम लगने लगा। धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही थी और इसी के साथ घर का खर्च भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस किराए के घर के बाहर वाले कमरे को बैठक बनाया और उसमें खाली समय में ट्यूशनें पढ़ानी शुरू कर दी। उस समय उन्हें एक ट्यूशन पढ़ाने के 8-10 रुपए मिल जाते थे। ट्यूशन पढ़ाने से पहले उन्होंने राजन गंगवार से पूछा भी, इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, गंगवार जी? राजन गंगवार भले आदमी थे, हंस कर बोले, नहीं नहीं मास्टर साहब, इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये तो एक भला काम है। रोशनपुर के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, इससे अधिक खुशी की और क्या बात हो सकती है। फिर इससे आपको भी कुछ अतिरिक्त आमदनी होगी। आगे चलकर आपको अपनी बेटी की शादी भी तो करनी पड़ेगी। भला 4 पैसे अभी से जमा नहीं करेंगे तो आगे चलकर इनके शादी विवाह कैसे होंगे। मैं वैसा मकान मालिक नहीं हूँ, प्रकाश नारायण जी, जो कि किराएदार की हर एक बात में मीन मेख निकालते हैं। आप शौक से पढ़ाए, आप शरीफ आदमी हैं, आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन राजन गंगवार ने भी कहा, सोचा था कि यही शरीफ आदमी एक दिन उनके लिए सिरदर्द बन जाएगा। इसी आदमी के लिए उन्हें एक दिन बीच सड़क पर इतना अपमानित होना पड़ेगा, इतनी जिल्लत सहनी पड़ेगी। उसी दिन से प्रकाश नारायण सर उस बैठक में बैठकर सुबह से शाम तक ट्यूशनें पढ़ाने लगे। उस कस्बेनुमा शहर के अमीर बच्चों को उनके घर में भी पढ़ाने जाया करते थे। सर को किसी भी क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने से ऐतराज नहीं था। वे छठे क्लास से लेकर इंटर तक के बच्चों को सब विषय पूरे अधिकार से पढ़ाते थे। यह उनकी एक अतिरिक्त विशेषता ही थी।
जल्दी ही उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ लगने लगी। जब एक ही टीचर सभी विषय पढ़ा दे तो भला कौन ऐसा बेवकूफ अभिभावक होगा जो अपने बच्चों की चार चार ट्यूशनें लगवाता फिरे। उसी बैठक में हम लोगों ने भी सर से ट्यूशनें पढ़ पढ़ कर एक दिन हाई स्कूल पास किया था। जब हम लोग इंटर में आए तो एक दिन एकाएक शंकर ने पूछा था, जानते हो भाई, इस रोशनपुर की सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है? उस समय ये रोशनपुर छोटा सा ही शहर था, एकदम कस्बेनुमा। सब लोग एक दूसरे को जानते थे। हम आवारा लड़कों को, जिनके की अभी अभी जवानी के पर निकले थे, रोशनपुर की एक एक लड़की की जन्म कुंडली मालूम थी। हम लोगों में से किसी ने कहा, नीता, उसकी तो चाल ही गजब की है। जब कॉलेज जाती है तो न जाने कितने लड़के उसके पीछे लगे रहते हैं। तो कोई बोला, लाला राम भरोसे की लड़की मालती भी बहुत ही खूबसूरत है। रमेश ने भी अपनी राय देते हुए कहा, नहीं, वो मंदिर के सामने वाले मकान में जो लड़की रहती है ना, अरे वही रश्मि, वही इस कस्बे की सबसे खूबसूरत लड़की है। किसी किसी ने राजन गंगवार की लड़की बेला को भी सुंदर बताया था। शंकर हंसकर बोला, हाँ हाँ, तुम्हें तो लगेगी ही, एकदम से गोरी है न रश्मि, लगता है इसीलिए तुम्हारा दिल उस पर आ गया है। अब समझ में आया कि नुक्कड़ पर खड़े होकर तुम किस पर लाइन मारते हो। इसी रश्मि को न। शंकर की बात सुनकर हम सब हंसने लगे। अनायास अपनी चोरी पकड़े जाने पर रमेश झेप सा गया। वह तुनक कर बोला, लो, तुमने पूछा था कि इस रोशनपुर की सबसे सुंदर लड़की कौन सी है, तो मैंने बता दिया। अब तुम लोग तो बाल की खाल निकालने लगे। मेरा उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। वो तो बस कभी कभी स्कूल आते जाते दिख जाती है, इसीलिए मेरी नजर में थी। शंकर बोला, अरे वो बात नहीं है, हमें तो तुम्हारी पसंद पर हंसी आ रही है। खैर भाई, जब दिल लगा हो गधी से तो परी क्या चीज है। और यह कहकर वह फिर हो करके हंसने लगा। अचानक राजकुमार के अंदाज में बोला, खैर जानी, हम तुम्हारी पसंद की कद्र करते हैं। तुम कहो तो उसी से तुम्हारी शादी करवा दें। क्या ख्याल है दोस्तों? हम सब लोग उसकी इस अदा पर ठहाका मारकर हंस पड़े। चिढ़कर रमेश बोला, तो भाई, तुम ही बता दो, तुम्हारा दिल किस लड़की को देखकर धड़कने लगता है? कौन इस कस्बे की परम सुंदरी है? जरा तुम्हारा टेस्ट भी तो देखें। तुम्हें कौन सी लड़की मिस रोशनपुर लगती है? इतने नखरे करने की भी क्या जरूरत है? अब उगल ही दो उसका नाम, जानी। हम सब लोग भी अवाक थे कि आखिरकार कौन सी लड़की मिस रोशनपुर है। नीता, बेला, मालती, रश्मि जैसी सुंदर लड़कियों को तो शंकर ने सुंदर लड़कियों में ही शुमार नहीं किया था, तो सर्वांग सुंदरी की तो बात ही छोड़ो। शंकर बोला, वैसे तो ये लड़कियां भी ठीक ठाक हैं, इन पर भी खाली समय में लाइन मारी जा सकती है। पर मैं तो सर्वांग सुंदरी की बात कर रहा हूँ। इनमें से कोई भी लड़की वैसी नहीं है। मिस रोशनपुर तो कोई और ही लड़की हैं। गैस करो तुम सब लोग। इतनी जल्दी हार मान गए। हम सब लोग उसकी बात सुनकर अवाक थे। आखिर कौन है सर्वांग सुंदरी? रमेश बोला, शहर की सभी सुंदरियों के तो नाम गिना डाले हैं। अब क्या कोई आसमान से परी उतार के ले आए? तुम भी लगता है आजल बौरा गए हो। शंकर बोला, नहीं बता पा रहे हो तो हार मान लो। तुम लोग तो सदा आंखें बंद किए रहते हो। अपना ये रोशनपुर है ही कितना बड़ा। साला शहर काहे बात का, कस्बा है, कस्बा। तुम लोग ही बताओ कि क्या इनमें से कोई भी लड़की मिस रोशनपुर बनने लायक है? सचमुच हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इस कस्बेनुमा शहर की कौन सी लड़की हमारी निगाहों से छिपी रह गई है, जो कि मिस रोशनपुर बनने लायक है। आखिरकार हम सब लोगों ने हार मानते हुए कहा, हाँ भाई, चल हम लोग हार मान लेते हैं। हम लोगों को तो रोशनपुर की जो लड़कियां सुंदर लगी, बता दी। अब ये हूर की परी कौन है? कौन मिस रोशनपुर बनने लायक है? ये तो हम लोगों को नहीं मालूम है। अब तू ही बता। शंकर बोला, तो मौसी के दुकान के समोसे रहे। हम लोगों ने कहा,
हाँ रहे यार, अब ज्यादा पका मत। चल अब तो बता, उगल दे जल्दी से, नहीं तो अभी तेरे पेट में दर्द होने लगेगा। शंकर बोला, तो सुनो दोस्तों, इस शहर की ब्यूटी क्वीन अपनी नूतन है। कौन नूतन? हम लोग एकाएक सोते से जाग उठे। हमें मालूम ही नहीं था कि वह कौन है और वह इसकी भी हो गई। शंकर ठठाकर हंस पड़ा, वाह, तुम लोग तो ये भी नहीं जानते कि इस कस्बे की किस लड़की का नाम नूतन है। अब ये भी बताना पड़ेगा। मैंने पूछा, आखिरकार है कौन ये लड़की? रोशनपुर में नई बसे है आकर। अरे नहीं यार, अपने सर की लड़की, यही अपनी नूतन। सुनकर हम सभी लोग अवाक रह गए। वाह, ये शंकर तो एकदम से छिपा रुस्तम निकला भाई। हम सब लोग तो अभी तक इसे शहर का सबसे बड़ा टपोरी ही समझते थे, पर उस दिन मानना पड़ा कि इसमें तो गजब का सौंदर्यबोध भी है। दरअसल हम लोग बहुत छोटे से ही सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। तब सर की दोनों बेटियां भी छोटी थीं। ये तीसरी सुनीता तो जब हम लोग 9वीं कक्षा में थे, तब मुश्किल से 2 साल की ही होगी। नूतन ही केवल हम उम्र थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, नूतन भी बड़ी हुई। इस तरह हम सबका ध्यान उसकी तरफ कभी गया ही नहीं था। फिर हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि सर की बड़ी बेटी ही इस कस्बे की परम सुंदरी होगी। लेकिन उस दिन से हम लोग शंकर के सौंदर्यबोध के मुरीद हो गए और नूतन के प्रति भी हम लोगों का दृष्टिकोण एकदम से बदल गया। नूतन वास्तव में ही मिस रोशनपुर बनने लायक थी। ये सब लड़कियां तो जैसे उसके सौंदर्य के सामने पानी भरती थीं। उस दिन शंकर ने एक और रहस्योद्घाटन कर डाला। तुम लोगों को पता है कि यह विष्णु सर के घर के दिन में 10 चक्कर क्यों लगाता है? हम लोगों ने कहा, वाह, क्या ये बात भी हम लोग नहीं जानते। विष्णु अपने क्लास का सबसे मेधावी छात्र है। उसने तो अभी से ही कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी है। दिन भर न जाने कहाँ से मोटी मोटी किताबें ला लाकर पढ़ता रहता है। उसे न जाने क्या क्या सर से पूछना समझना पड़ता है। वही सब तो वह सर से पूछने जाता है। शायद अभी से ही वह आईएएस की तैयारी करने लगा है। शंकर को शायद विष्णु की इतनी तारीफ अच्छी नहीं लगी, इसलिए तुनक कर बोला, वह साला पोपट, वाह, वह कहाँ का होशियार है। रट्टू तोता है साला। सच कहूँ, अगर मैं इतना पढ़ूं तो उससे भी अच्छे नंबर लाकर दिखा दूं। मैंने पूछा, तो पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़ने लगे तो सर क्लास में तेरी भी तारीफ किया करेंगे। तुझे क्या अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती है? वह बोला, वो बात नहीं, अपनी तारीफ भला किसे अच्छी नहीं लगती है, पर मैं इतना पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ये तो बड़ी हैरानी की बात थी। मैंने पूछा, वह क्यों? वह बोला, मैं तो नेता बनूंगा, नेता। बड़ा होकर राजनीति में जाऊंगा। इसके लिए पढ़ने लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। किसी तरह ग्रेजुएशन कर लूं, यही बहुत है। एकदम अंगूठा छाप होऊं, तब भी चलेगा। अपने एमपी साहब को ही देख लो, सुनते हैं कि 8वीं फेल हैं और आज शिक्षा मंत्री बने ऐश कर रहे हैं। राजनीति में आकर चांदी काट रहे हैं। लेकिन असल बात तो इस साले पोपट की है। इस साले विष्णु की करामात तो देखो। हम में से किसी ने पूछा, असल बात क्या है, बताओ न शंकर। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? शंकर ने हम लोगों के पास खिसकते हुए रहस्योद्घाटन किया। दरअसल यह विष्णु सर के यहाँ बार बार अपनी इसी सुंदरी के कारण ही जाता है। नूतन के मारे रमेश ने हैरानी से पूछा। हम लोगों को भी शंकर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। विष्णु तो बेचारा बहुत सीधा लड़का था। वह तो हर समय अपनी पढ़ाई लिखाई में ही लगा रहता था। उसे इन सब खुराफातों के लिए समय कहाँ ही था। हाँ, बिल्कुल, उसी के मारे ये साला दिन में सर के घर के 10 चक्कर लगाता है। साले को दिन में 10 बार नूतन का चेहरा देखे बिना चैन ही नहीं पड़ता है। खाना ही हजम नहीं होता है उसका। साला बहुत चालाक है। उस दिन शंकर की बातें सुनकर हम सब लोग सन रह गए। वह रे विष्णु,
बड़ा छिपा रुस्तम निकला यार। चुपचाप इतने दिनों से अकेले ही मजे मारता रहा और हम लोगों को भनक ही नहीं पड़ने दी। हम लोग एकटक होकर शंकर की ये रहस्यमय बातें सुन रहे थे। वह बोला, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो विष्णु चाहे वही सब कुछ इस रोशनपुर में हो। अभी तो इस शहर में शंकर है। शंकर के होते हुए यहाँ ऐसी वैसी कोई खुराफात नहीं होगी। अब शंकर को हम लोगों ने जरा ध्यान से देखा तो सभी को लगा कि अब ये पहले वाला शंकर नहीं रहा है। इसमें काफी दमखम है। एक नंबर का शैतान तो वह पहले से था ही। इस दौरान उसने खूब उठक बैठकें भी लगाई थीं। खूब दंड भी पेले थे। अपनी दुकान से पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट भी खूब चुरा चुरा कर खाई थीं। और मोहल्ले में आने वाले दूधियों का न जाने कितने लीटर दूध वह चुरा चुरा कर यूं ही मुफ्त में पी गया था। इस बीच उसका कद भी बढ़ गया था। शरीर की गठन भी बढ़ गई थी। हम लोगों से उम्र में वह वैसे ही 2-3 साल बड़ा था। अब तो वह एक तरह से पातीराम कूचे का अघोषित दादा बन गया था। लोग उससे डरने लगे थे। लेकिन इन सब बातों पर हम लोग आज गौर कर रहे थे। उसी दादा वाले रौब से उसने विष्णु को सड़क पर जाते हुए एक दिन बुलाया। ओ रे विष्णु, अरे फटे पजामा, जरा इधर तो आ, लल्ला। विष्णु डरता डरता उसके पास आया। वो समझ गया था कि आज कोई कयामत आने वाली है। ये शंकर एकदम औंधी खोपड़ी का इंसान है। कब क्या कर बैठे कोई भी समझ नहीं सकता है। उसने पास आकर हम लोगों के ऊपर एक निगाह डाली, फिर पूछा, क्या बात है शंकर, मुझसे कुछ काम था? और तू मुझे ऐसे क्यों गुस्से से देख रहा है? इस तरह गलत ढंग से बातें क्यों कर रहा है? उसकी बात सुनकर शंकर गर्व से हंस पड़ा। अरे वाह रे चूहे की औलाद, मेरे देखने से ही तू इतना घबरा गया। छोकरीबाजी करते हुए तो तू ऐसे नहीं घबराता है। बहुत स्मार्ट बनता है। साला दिन भर 10-10 बार सर के यहाँ किस पर लाइन मारने जाता है। शायद शंकर की ही बात सही थी। इसलिए विष्णु शंकर की बात सुनकर एकदम से घबरा गया था। उसका चेहरा इस तरह सफेद पड़ गया कि जैसे किसी ने उसकी चोरी सरे बाजार पकड़ ली हो। फिर थोड़ा संभल कर वह बोला, नहीं नहीं शंकर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है या किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। कॉलेज की राजनीति तो तुम जानते ही हो कि कितनी गंदी है। कुछ लोगों का काम ही इधर की उधर जुझाना है। तो फिर सर के घर के दिन में 10 चक्कर क्यों लगाता है वे? बहुत छोकरीबाज बनता है। कौन छोकरी? मैं समझा नहीं। शंकर, तुम किसकी बात कर रहे हो? यही, अपने सर की छोकरी और कौन? बेचारा अजीब मुसीबत में फंस गया था विष्णु। शंकर तो आज उसके सिर पर ही सवार हो गया था। बीच सड़क पर ऐसी बातें सुनकर वो हतप्रभ रह गया था। कोई उसके ऊपर ऐसा गंदा लांछन भी लगाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। सड़क पर भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। सचमुच ही ऐसे झूठे आरोप सुनकर विष्णु को बड़ी शर्म आ रही थी। पर वह भला शंकर का बिगाड़ भी क्या सकता था। वह जानता था कि शंकर एक ही मवाली लड़का है। झट से मारपीट पर उतर आता है। अभी कुछ दिन पहले ही राजन गंगवार को जुतिया चुका था। फिर भी किसी तरह साहस करके बोला, मैं तो सर से सवाल पूछने जाता हूँ। शंकर, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ ना। मैं तो सोचता हूँ कि इंटर के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी ही मिल जाए तो मेरी माँ को कुछ तो राहत मिले। मैं सब तेरी तैयारी जानता हूँ साले, पहले इंटर तो पास कर ले फिर कंपटीशन की तैयारी करना। मैं सब जानता हूँ कि तेरी किससे आशनाई चल रही है, मुझे चूतिया समझ रखा है। तू सर से सवाल पूछने जाता है या उनकी छोकरी से नैन लड़ाने जाता है? मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे नूतन को इशारेबाजी करते देखा है। मुझे क्या एकदम लल्लू समझ रखा है? भीड़ बढ़ जाने से शायद विष्णु की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी। इस बार विष्णु भी जरा अकड़ कर बोला, देखो शंकर, तुमको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं 10 बार तुम्हारे घर तो जाता नहीं हूँ। तुम्हारे घर जाने से ही तुम मुझे रोक सकते हो।
तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम सर के यहाँ जाने से मुझे रोको। बेकार में ही किसी शरीफ लड़की को सरे बाजार बदनाम मत करो। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है। अभी मुझे खुद भी ट्यूशन पढ़ाने जाना है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। सुनकर शंकर हंस पड़ा। बोला, मुझे मेरा हक समझा रहा है मजनू की औलाद। सुअर कहीं के, मेरी एक ही झापड़ में तुम्हारी बत्ती सी निकलकर सड़क में गिर पड़ेगी। इतना मारूंगा कि तुम किसी भी लायक नहीं रहोगे। छोकरीबाजी करना तो बड़े दूर की बात है। ये कहकर शंकर ने सचमुच विष्णु की काला पकड़ ली। बेचारा विष्णु कांप के रह गया। हम सब लोग भी यह सारा किस्सा देख सुन रहे थे। भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी। बीच सड़क पर मजमा सा लग गया था। लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एकाएक ये क्या कांड हो गया है। क्यों शंकर ने विष्णु जैसे सीधे साधे लड़के को बीच सड़क पर घेर रखा है। हम सब लोग भी सोच रहे थे कि अगर यह बात उड़ते उड़ते प्रकाश नारायण सर तक पहुंच गई तो क्या होगा। पर शंकर को इसकी क्या परवाह, वह क्या किसी से डरता था। शंकर मुझे थोड़ा बहुत अब भी मानता था। मुझे विष्णु का रुआंसा चेहरा देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। तब मैंने ही बीच में पढ़कर उससे कहा, जाने भी दे यार शंकर। यह अब कल से सर के घर बार बार नहीं जाएगा। तुझसे माफी मांग तो रहा है। बस अब किस्सा खत्म करो। अब इसको जाने भी दो। इसको ट्यूशन पढ़ाने भी तो जाना है। बेकार में झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा। शंकर बोला, नहीं अंकित, जब तक इस साले के 2-4 हाथ नहीं पड़ेंगे, इसके सिर पर से इश्क का भूत नहीं उतरेगा। घर में खाने के लाले पड़े हैं और यह जनाब इश्क फरमाने चले हैं। मुझे डर था कि कहीं वह विष्णु को सचमुच में ही न मार बैठे। वह एक ही उद्दंड लड़का था। गुस्से में होता तो आगा पीछा कुछ भी नहीं देखता था। आधा पागल ही समझो उसे। मैंने यूं ही कहा, वह कह तो रहा कि अब वो बार बार सर के यहाँ नहीं जाएगा। उसका नूतन से कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अब उसे जाने दे यार। ठीक है, आज तुम्हारे कहने से मैं इसे जाने दे रहा हूँ। अब अगर आगे से इसने अधिक होशियारी दिखाई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्लास में जब भी सर कुछ पूछते हैं तो ये साला पहले उचक कर खड़ा हो जाता है। इसे तो पूरी किताब रटी पड़ी है ना। आइंस्टीन का बाप यही तो है साला। विष्णु बेचारा अब भी सहमा सहमा सा खड़ा था। वह खुद को बहुत ही अपमानित सा महसूस कर रहा था। वह बेचारा सीधा साधा लड़का था। वह इन सब फसादों में नहीं पड़ता था। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। मैंने मौका देखकर उससे कहा, अब तुम खड़े क्यों हो विष्णु, बात तो खत्म हो गई है, चलो जाओ। तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने भी तो जाना है ना। तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से बेकार ही बात बढ़ेगी। तुम तो शंकर का गुस्सा जानते ही हो। अब आगे से शंकर की बात का ध्यान रखना। बेकार में ही तुम्हें नूतन के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। तुम तो होशियार लड़के हो, पढ़ लिख कर अपना करियर बनाओ। ये सब काम हम लोगों के लिए छोड़ दो। विष्णु तो इसी इंतजार में था। मेरा इतना कहते ही वो डरते डरते वहां से चला गया। हम सब लोगों ने भी चैन की सांस ली। सचमुच आज रोशनपुर में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया था। उस दिन के बाद से शंकर मोहल्ले का अघोषित दादा बन गया था। स्कूल और मोहल्ले में उसने अपने आतंक तेज कर दिए थे। अब सभी लोग उससे भय खाने लगे थे। वो हर रोज एक नया उपद्रव करता, जो भी उससे उलझता दूसरे दिन उसके घर के शीशे टूटे मिलते। अब सभी लोग उससे डरते थे। अब शंकर खेत या बगीचे में जाकर चोरी नहीं करता था। बगीचे वाले से जाकर कहता, अबे कुछ अमरूद तोड़कर दे मुझे। वे लोग उसे देते थे। जानते थे कि यह यहाँ का दादा है। न देने पर अभी पत्थर मारकर भाग जाएगा या कहो कि दूसरे दिन हॉकी लेकर सिर पर ही सवार हो जाए। फिर कौन 8-10 दिन ड्रेसिंग करवाता फिरेगा। सोडा वाटर की फैक्ट्री में जाकर वह कहता, क्यों रे लाला, हराम का धंधा कैसा चल रहा है तेरा। साले चोरी की लाइट से दिन रात मशीनें चलाता है और नकली कोका कोला बनाता है।
बिजली वाले इंस्पेक्टर का लड़का मेरे साथ पढ़ता है। साले, किसी दिन लेकर आऊंगा तेरे घर में, फिर करते रहना उसकी खातिरदारी। बेचारा लाला डर जाता। वह शंकर की बहुत आवभगत करता। वाह रे शंकर, अपने ही चाचा से ऐसा मजाक करता है। फैक्ट्री तो तेरी है भाई, अपने ही चाचा को क्या जेल भिजवाएगा। उसकी बातें सुनकर शंकर भी हो करके हंस देता। फिर चाचा भतीजे के बीच बहुत देर तक भद्दे भद्दे मजाक चलते रहते। मूड होने पर अपने उसी चाचा से फोकट की बोतलें लेकर किसी किसी दिन शंकर सर के यहाँ भी जा धमकता। लीजिए सर जी, आज मेरी तरफ से आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए। आज बड़ी गर्मी थी सो आप लोगों के लिए ले आया। दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा तो पढ़ाने में भी मन लगेगा आपका। कहिए तो एक क्रेट भर कर आपके यहाँ रखवा दिया करूं। गर्मियों भर आपके दिमाग में तरावट बनी रहेगी। प्रकाश नारायण सर हकलाते हुए पूछते, अपने चाचा की फैक्ट्री से लाया है ना? अच्छा रख दे, पी लूंगा। लेकिन क्रेट व्रेट लाने की जरूरत नहीं है। क्यों किसी शरीफ आदमी का नुकसान करने पर तुला है? उस समय सर 8वीं क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ा रहे होते। न सर जी, आप तो अभी पी लीजिए, अभी ठंडी है। कोल्ड ड्रिंक गरम करके पी तो क्या फायदा। सर बच्चों को सवाल समझाते समझाते ही कहते, तो ठीक है, एक खोल दे मेरे लिए और बाकी भीतर जाकर अपनी आंटी जी को दे आ, वह भी ठंडी ठंडी पी लेंगी। और तू आज सुबह ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आया? मालूम है फिजिक्स में कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। सर, आज सुबह उठ नहीं पाया। आप भी तो सुबह कितना जल्दी पढ़ाते हैं। बच्चों की जान लेकर रहेंगे क्या? ना ना, लापरवाही बिल्कुल मत कर बेटा, इस साल तेरा इंटर है, बोर्ड की परीक्षा है। मस्ती जरा कम कर, पढ़ लिख ले जरा ढंग से। तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। सर ने अपनापन दिखाते हुए कहा। जी सर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब कल से घूमना फिरना बिल्कुल बंद। सारा ध्यान बस पढ़ाई करने पर दूंगा। कहते हुए शंकर ने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खोलकर सर को पकड़ाए और तुरंत घर के अंदर सरक लिया। नूतन उसे आंगन में ही बैठी मिल गई। उसी के लिए तो वह यहाँ आया था। उसकी एक झलक पाकर वह निहाल हो गया। नूतन ने उसे देखकर मुंह बिचकाया और अंदर के कमरे में चली गई। जब से उसने सुना था कि शंकर ने विष्णु को बीच सड़क पर बहुत अपमानित किया है, उसी दिन से वह उससे नफरत सी करने लगी थी। पहले तो वह उससे थोड़ा बहुत बोलबतिया भी लेती थी, पर उस दिन से उसके आते ही वह अंदर के कमरे में खिसक जाती थी। उस दिन भी शंकर आंटी जी के पास बहुत देर तक बैठा इधर उधर की हाँकता रहा, पर नूतन ने फिर एक बार भी आंगन में आकर नहीं झांका। हाँ, उसकी दोनों छोटी बहनें जरूर बैठी बैठी अपने शंकर भैया से बतियाती रहीं और उससे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खुलवा खुलवा कर पीती रहीं। एक दो बार शंकर ने उन्हें टोका भी, क्यों तुम्हारी नूतन दीदी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगी? न हो तो उन्हें एक बोतल अंदर ही दे आओ। पर उनमें से कोई भी टल कर नहीं गई। और फिर उस दिन वह नूतन की और झलक नहीं पा सका। शंकर मुझे अब भी बहुत मानता था। कभी भी मुझे भी लाला के यहाँ ले जाकर मुफ्त की कोल्ड ड्रिंक पिलवा देता था। मुझे भी मजा आ जाता। कोल्ड ड्रिंक ही क्यों, वो मुझे बाग में ले जाकर मुफ्त के आम भी खिलवाता, अमरूद और गन्ने भी। उसकी वजह से लोग मुझसे भी डरने लगे थे। अब सभी लोग बड़े ही अदब से उससे बात करते थे। सचमुच दादागिरी के भी अपने अलग ही मजे हैं। ये बात मैं शंकर के साथ रहकर ही समझ सका था। मुझे मुफ्त की चीजें खिलाकर शंकर मुझसे हंसते हुए कहता, देखा मेरा रॉब, ये सब लोग मुझसे कितना डरते हैं। पर यह सब तुम्हारे ही कारण है भाई, मेरे कारण। सुनकर मैं हतप्रभ रह जाता। हाँ भाई, तुम्हारे ही कारण तो, लेकिन मेरे कारण क्यों? वह हंसता, नहीं समझे ना? मैं कहता, नहीं, तू ऐसा क्यों कह रहा है भाई, सचमुच मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वह बोला, भाई, तुमसे पिटने के बाद ही तो मैंने कसरत वसरत करना शुरू किया था।
तुम्ही ने तो एक दिन मुझे किलो भर दूध पीने और काजू बादाम खाने की सलाह दी थी। क्या याद नहीं? मुझे सब कुछ याद था। मैंने कहा, शंकर, अब वे सब बातें तुम क्यों याद करना चाहते हो? उस दिन लड़ाई झगड़े के बाद ही हम लोगों की दोस्ती हो गई थी। उस दिन के बाद से ही तो मैं हर झगड़े फसाद में तेरे साथ रहता हूँ। शंकर बोला, अरे नहीं, नहीं, ये सब बातें मैं किसी गलत मतलब से नहीं कह रहा हूँ। वे सब बातें तो अब मैं याद भी नहीं करता। मैं तो एक तरह से तुम्हारा एहसानमंद ही हूँ। अब देखो न, लोग मेरा कितना मान सम्मान करते हैं। इसी फैक्ट्री वाले से खरीद कर मैं सर को नकली कोका कोला की बोतलें दिया करता था। पैसे न होने पर साला बहुत मिन्नतें करने पर भी बोतलें उधार नहीं देता था। आज देखो डर के मारे मेरा कितना मान सम्मान करता है। साला मेरा चाचा बना बैठा है। और यह सब तुम्हारे ही कारण तो है। मैं क्या कहता? उसकी बातें सुनकर एक तरह से मुझे खुशी ही हो रही थी। एक अजीब तरह का सुख मिल रहा था। फिर भी मैंने कहा, तुम सच कहते हो शंकर, यही तो इस दुनिया की रीति है। यहाँ तो जिसकी लाठी है, उसी की भैंस है।